जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं रजिया निबंध लेकर के आया हूँ। इस निबंध को आज हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम कहानी की तरह समझेंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे सामने कोई मूवी या पिक्चर चल रही हो। चलिए इस निबंध को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसकी पूरी कहानी को आज हम लोग समझेंगे। रजिया निबंध जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की निबंध है। इसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। रजिया निबंध जो है यह एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र का अर्थ मैं पहले बता देता हूँ, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि रेखा चित्र है क्या। रेखा चित्र शब्द जो है यह अंग्रेजी के स्केच शब्द से जो है हिंदी में अनुवाद किया गया है। स्केच का अर्थ होता है कि रेखाओं के जरिए किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु की चित्र बनाना। तो रेखा चित्र का क्या अर्थ है? रेखा चित्र का अर्थ है कि शब्दों के जरिए किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में चित्र अंकन करना। तो यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने रजिया के स्वभाव, हाव भाव, उसकी सुंदरता और उस समय की ग्रामीण परिवेश और सामाजिक व्यवस्था, इन सभी चीज़ों को अपने शब्दों के माध्यम से यहाँ पर चित्रित किया है। इसीलिए इस रजिया निबंध को रेखा चित्र कहा है। इसीलिए हम इस निबंध को रेखा चित्र कहेंगे। इस निबंध में राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने रजिया के सौंदर्य, उस समय की सामाजिक स्थिति और ग्रामीण छल प्रपंच और ग्रामीणों के भाईचारे की संबंध और सामाजिक समस्याओं को राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने, रेखा चित्रकार जी ने, इस निबंध में दिखाने का प्रयास किया है। इस निबंध में मुख्य पात्र, इस निबंध के प्रमुख पात्र रजिया है, ठीक है। और रजिया के पति का नाम हसन है और रजिया की एक बेटी है। और रजिया इस निबंध में, इसका पेशा क्या है, इसका काम क्या है? तो रजिया एक चूड़ीहारन है, चूड़ीहारिन है, ठीक है। चलिए अब इस लाइन को अब थोड़ा देख लेते हैं। रजिया रेखा चित्र में लेखक ने अपने पास के गांव की चूड़ीहारिन, जिसका नाम रजिया था, उसके बारे में लिखा है। इसके रेखा चित्रकार राम वृक्ष बेनीपुरी ने अपने गांव की एक चूड़ीहारिन का मार्मिक शब्द चित्र रेखांकित किया है। और राम वृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्र न केवल व्यक्ति केंद्रित हैं, बल्कि सामाजिक चेतना से भी भरपूर हैं। उनके रजिया रेखा चित्र को पढ़ते समय तात्कालीन सामाजिक जीवन की कई तस्वीरें आंखों के सामने उभरती हैं। यानी कि रजिया नामक निबंध में रेखा चित्रकार जी ने रजिया के सौंदर्य और रजिया के बारे में ही पूरी तरह से लिखा है और उस समय के तत्कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में भी चित्र अंकित किया है। तो इस निबंध में हम लोग इन्हीं दो चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए इस निबंध की कथा को हम लोग आरंभ करते हैं। रजिया को रेखा चित्रकार जी ने बचपन में उन्हें सबसे पहले देखा था। जब वह स्कूल से भागते हुए आ रहे थे, तो उस समय छठ पूजा के टाइम में जो ठेकुआ बना होता है, तो वह घर में बैग को फेंक करके वह दो ठेकुए लेकर के खाने के लिए बैठ जाते हैं। और तभी रजिया छोटी थी उस समय, तो रजिया का आगमन उस समय उसके घर पर होता है, क्योंकि उसकी माँ क्या थी, चूड़ीहारन थी। तो वहाँ पर चूड़ी लेकर के आती है। तो वहीं पर पहली बार रेखा चित्रकार जी ने रजिया को देखा और रेखा चित्रकार जी छठ पूजा में बनाए हुए ठेकुए को खा रहे होते हैं। तभी उनकी माँ, रजिया की माँ, रजिया को टोकती है कि देखो कहीं बबुआ का खाना तुम छू मत देना। तो यहाँ पर रेखा चित्रकार जी ने भेदभाव की भावना को भी यहाँ पर दिखाया है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की भावना जो है, हिंदू मुस्लिम की जो भेदभाव है यहाँ पर दिखाया है। क्योंकि उस समय वहाँ पर जाति, धर्म, भेदभाव उस समय बहुत ही ज़्यादा था। तो यहाँ पर रजिया की माँ कहती है कि बबुआ का खाना छू मत देना, तो इससे वह रुक जाती है। तभी लेखक की माता यानी कि रेखा चित्रकार की माता आती है और दो ठेकुए उन्हें भी देती है रजिया को, लेकिन रजिया मुँह से लगाती तक नहीं है।
और पीछे हट जाती है और अपनी माँ के पैरों से बड़े ही मासूमियत से पैरों में जाकर के चिपक जाती है। यहाँ पर रजिया की बाल मासूमियत ने रेखा चित्रकार को अत्यधिक प्रभावित किया। समय बीतता गया, रेखा चित्रकार जी शहर पढ़ने के लिए अब वो जाने लगे। तो अब रजिया और रेखा चित्रकार जी की मुलाकात अब बहुत कम होने लगी और समय बीतता ही चला गया और धीरे धीरे रजिया जवान होने लगी। अब रजिया की माँ की तो उतनी उम्र हो चुकी है कि अब वो चूड़ी के इस पेशे को आगे कैसे ले जाए। तो रजिया क्या करती है, रजिया इस पेशे को अपना लेती है। अब वो स्वयं ही चूड़ीहारन बन करके जो है चूड़ियाँ बेचना आरंभ कर देती है। अब रजिया चूड़ी बेचने का काम करने लगती है और वह इस पेशे में माहिर भी हो जाती है चूड़ी बेचने में। जब वह चूड़ी बेचने के लिए निकलती तो जिस बहन या फिर जिस भाभी को या फिर जिस माताओं को जब वह चूड़ियाँ पहनाने लगती तो उसके पीछे पीछे उनके पति, किसी के पति या फिर किसी के भाई, किसी के देवर रजिया की तरफ आकर्षित होने लगते। तो रजिया क्या करती, उन सभी की अच्छी खासी चुटकी लेती और उन्हें भगा देती। समय बीतता गया, धीरे धीरे रजिया का विवाह हसन नामक एक व्यक्ति से हो जाता है और रेखा चित्रकार जी की भी विवाह हो जाती है। तो एक दिन अचानक रेखा चित्रकार जी की मुलाकात रजिया से होती है और रजिया के पीछे पीछे, रजिया सामने से आ रही होती है, तभी रजिया के पीछे पीछे उसका पति हसन चूड़ियों की खांची सिर पर लिए हुए आ रहा था। दोनों में बातचीत होती है और फिर रेखा चित्रकार जी को यह पता चलता है कि यह हसन रजिया का पति है। और फिर वहाँ बातों ही बातों में रजिया को भी पता चलता है कि रेखा चित्रकार जी की भी विवाह हो चुकी है। तो वो वहाँ पर रेखा चित्रकार जी की चुटकियाँ लेती है और रेखा चित्र की धर्मपत्नी को वह चूड़ियाँ पहनाने के लिए भी जाती है और वहाँ पर भी जाकर के नटखट रजिया वहाँ पर भी धूम मचा देती है। कई लोगों से हंसी मजाक करती है, कई लोगों की भी चुटकियाँ लेती है वहाँ पर। और यहाँ पर बेनीपुरी जी को रजिया का उत्साही, विनोद प्रिय और मस्त मौला स्वभाव उन्हें अत्यधिक प्रभावित करता है। रजिया के इस तरह से बातचीत करना, चुटकियाँ लेना, हंस मिल कर के अच्छी तरीके से सबसे बात करना और एक साथ रहना, यह उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता था लेखक को। लेखक की शादी गांव में होने के कारण रजिया से उनकी मुलाकात अधिकतर होती रहती है और इसी वजह से लेखक रजिया के बचपन से लेकर यौन अवस्था और बुढ़ापे तक का भी चित्रण करते हैं, क्योंकि गांव में रहने के कारण रजिया का बचपन, रजिया की यौन अवस्था और बुढ़ापे, इन तीनों अवस्था को उन्होंने देखा है। इसीलिए यहाँ पर इस निबंध में रेखा चित्रकार जी ने रजिया की इन तीनों अवस्थाओं का चित्रण करते हैं। जब वो रजिया बूढ़ी हो जाती है तो वो अपनी बेटी के जरिए रेखा चित्रकार को जो है बुलवाती है उनसे आखिरी बार मिलने के लिए। और उस समय रेखा चित्रकार जी राजनीति में उतर चुके होते हैं और उन्हें अपने पद, मान प्रतिष्ठा की बड़ी चिंता हो गई, क्योंकि अगर वह इस तरह से अचानक किसी मुस्लिम महिला से यानी कि रजिया से अगर वह मिलने जाती है तो समाज में पता नहीं क्या क्या बातें होंगी, क्योंकि अब वो राजनीतिक में उतर चुके थे। और उस समय समाज में जाति पाति भेदभाव तो कुछ ज़्यादा ही थे, इसीलिए रजिया के पास जाने में उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट होती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर के देखते हैं तो रजिया पहले जैसी रजिया नहीं रही, बिल्कुल पतली दुबली हो चुकी है और चेहरे की चमक तो जैसे उसकी गाढ़ा भी हो गई है। और रजिया की आर्थिक स्थिति भी तो ठीक नहीं थी उस समय। उसकी दुर्दशा और उसकी पीड़ा को देख करके रेखा चित्रकार को अत्यधिक पीड़ा होती है। लेकिन जब उनकी नज़र रजिया की बेटी पर पड़ती है तो वह उसे देखते हैं तो वह बिल्कुल ही अपनी माँ रजिया पर गई है। वैसा ही चाल ढंग, वैसे ही बोल चाल, ठीक वैसा ही रंग रूप और पहनावे भी ठीक वैसे ही थे, बिल्कुल ही रजिया की तरह। और एक बात मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि रजिया की इस निबंध में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं दिखाई गई, क्योंकि उस समय समाज में इतनी भेदभाव फैल चुकी थी कि रजिया जैसे पेशेवर चूड़ी हरण को भी वहाँ पर चूड़ी बेचना मुश्किल हो गया था। इस भेदभाव के कारण समाज में जो
शहर में जो बुराइयाँ थी वो अब धीरे धीरे गांव में भी चली आई थी, या भेदभाव की भावना। यहाँ पर लोग क्या करने लगे, अब हिंदू औरतें थी वो अब मुस्लिम औरतों से जो है सौदे भी खरीदना पसंद नहीं करती। अब तो हिंदू चूड़ी हारने भी हो गई है, और कई तरह तरह की जो है आधुनिकता, मतलब कि कई आधुनिक तरीके के जो है चूड़ियाँ, कई नई डिज़ाइन की चूड़ियाँ। अब हाथ की बनी चूड़ियों को कौन पूछता है, जिसके कारण पेशेवर चूड़ी हारन रजिया की आर्थिक स्थिति वहाँ पर ख़राब होने लगती है, इसीलिए वह शहर चली आती है। तो यहाँ पर रजिया की जो स्थिति दिखाई गई है तो वो इसमें अत्यंत दयनीय और ख़राब है, यानी कि आर्थिक स्थिति के कारण उसकी यह स्थिति हुई है। तो यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने रजिया की आर्थिक स्थिति को भी दिखाया है कि समाज के इस भेदभाव के चलते एक पेशेवर चूड़ी हरण की आर्थिक स्थिति कैसे हो जाती है इस भेदभाव के कारण। और यह स्पष्ट है कि वह अपने अंतिम दिनों में रजिया काफ़ी दर्दनाक स्थितियों से गुजर रही थी, और फिर भी रेखा चित्रकार के प्रति उसके हृदय में सम्मान की भावना थी। जब वह उसे बुलाती हैं कि रेखा चित्र अपनी बेटी के ज़रिए रजिया रेखा चित्र को बुलाती हैं, तो रेखा चित्र जाते हैं, तो उसे देखकर उनके रेखा चित्र के प्रति वह हृदय से सम्मान की भावना प्रकट करती है। और यहाँ पर रेखा चित्रकार ने बुढ़ापे से पीड़ित रजिया का संवेदनशील चित्र भी उभारा है। और यही नहीं, उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में भी दिखाया है। चलिए देखते हैं। तत्कालीन समाज की तस्वीरें। पहला, एक जाति धर्म का भेदभाव, हाँ बिल्कुल था ही उस समय। और पुरुषों की कुंठित मानसिकता। उस समय की तत्कालीन सामाजिक स्थिति में जो है जाति धर्म का भेदभाव भी देखने को मिला था। जब रजिया बचपन में ठेकुए खा रहे रेखा चित्र के पास जाती है तो उसकी माँ यह कहकर रोक देती है कि कहीं बबुआ का खाना छू मत देना। उस समय छुआछूत की भावना थी। तो यहाँ पर निबंधकार जी ने, यानी रेखा चित्रकार जी ने, यहाँ पर जाति पाति और भेदभाव, छुआछूत को भी इस निबंध के माध्यम से दिखाया है। और यहाँ तक कि यह छुआछूत इतनी बढ़ गई कि लास्ट में रजिया को अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए गांव को छोड़ करके शहर में आना पड़ता है काम के लिए। यहाँ तक कि लोग, हिंदू औरतें या फिर कई ऐसे हिंदू ऐसे थे जो मुस्लिम के हाथों से जो है सौदे खरीदना भी पसंद नहीं करते थे। भेदभाव और छुआछूत इतनी बढ़ गई थी। तो इसीलिए निबंधकार जी ने यहाँ पर जाति पाति, धर्म का भेदभाव, इन सभी चीज़ों को भी इस निबंध के माध्यम से उन सभी चीज़ों पर कटाक्ष करते हैं। और पुरुषों की कुंठित मानसिकता, तो उस समय पुरुषों की क्या मानसिकता थी? पुरुषों की यह मानसिकता थी कि औरत केवल उनके उपभोग के लिए है। तो यहाँ पर निबंध में वह निबंधकार जी यह भी दिखाते हैं कि जब रजिया किसी भाई के बहन को जब वह चूड़ी पहना रही होती है या फिर किसी की पत्नी को चूड़ी पहना रही होती है, तो सभी लोग उसके रूप सौंदर्य को निहारते रहते थे। बल्कि अपने पत्नी की कलाई में चूड़ी पहनाते हुए अपनी पत्नी की कलाई को न देखते हुए वह रजिया को उंगलियों को देखते हैं। तो यहाँ पर पुरुषों की कुंठित मानसिकता पर भी रेखा चित्रकार जी कटाक्ष करते हैं, उस पर टिप्पणी करते हैं। और इस तरह से यहाँ पर तत्कालीन समाज की दो तस्वीरें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। चलिए अब इस निबंध के निष्कर्ष को देखते हैं हम। सारांश के रूप में यह कहा जा सकता है कि लेखक ने ग्रामीण परिवेश को रजिया के चरित्र के माध्यम से बड़ी शिद्दत से उभारा है। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में भले ही आर्थिक विपन्नता रही हो, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक संपन्नता फिर भी वहाँ पाई जाती है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर वहाँ होगा, तो यहाँ पर रेखा चित्र होगा, ठीक है। तो सामाजिक सांस्कृतिक संपन्नता फिर भी वहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर रेखा चित्रकार जी ने रजिया नामक एक स्त्री के ऊपर जो लिखा है और उसके संघर्ष को दिखाया है कि वह किस तरह की मस्त मौला नारी थी और किस तरह से उसने इस भेदभाव वाले संसार में उसने संघर्ष किया। और उस समय के सामाजिक स्थिति को भी यहाँ पर निबंधकार जी ने दिखाया है कि उस समय की छुआछूत की भावना कितनी हद तक बढ़ गई थी। और साथ ही साथ उस समय पुरुषों की मानसिकता पर भी कटाक्ष करते हैं। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को यह निबंध समझ में आया होगा। धन्यवाद।